दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी प्यासा। नमस्कार मित्र, मैं जीएस गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टार एकेडमी विद जीएस गुरु में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर रोज़ हम कुछ क्वेश्चन का सीरीज लाते हैं। इस सीरीज़ में हमने कई सारे क्वेश्चन ऐड करके 10-10 क्वेश्चन करके आपको किसी एक ख़ास चैप्टर के बारे में जानकारी देते हैं। तो आइए आज हम फिर आपके लिए एक अलग चैप्टर लाए हैं। ठीक है, आज हमने जो आपके लिए जहाँ से क्वेश्चन सेट किया है उस चैप्टर का नाम है मौर्य वंश। हमने आज आपके लिए मौर्य वंश से कुछ क्वेश्चन सेट किए हैं। ठीक है, अब इस मौर्य वंश के क्वेश्चन में जो भी मौर्य वंश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनने के आशंका होंगे उन सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ डील करेंगे। ठीक, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आने वाले होंगे उन सारी क्वेश्चनों के बारे में हम यहाँ जानने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी बेहतर लगेगा। ठीक, इससे पहले भी हमने कई सारे वीडियो बना चुके हैं अलग अलग चैप्टर के रूप में। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसे जाकर अवश्य देखें। चलिए आइए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था। ठीक है, ये जो चाणक्य नाम का प्राणी था, व्यक्ति था, ये चाणक्य था कौन, इसका अन्य नाम क्या है। तो अन्य नाम जानने से पहले सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि चाणक्य था कौन। ऐसी क्या खास बात थी चाणक्य में जिसे हम इतिहास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था इस चाणक्य के बारे में कि चाणक्य था कौन। ठीक, तो चाणक्य एक टीचर थे। ठीक है, आचार्य थे। ठीक, ये क्या थे, एक आचार्य थे। कहाँ के आचार्य थे, तो तक्षशिला गुरुकुल। ठीक, एक गुरुकुल था तक्षशिला। इस तक्षशिला गुरुकुल के आचार्य थे ये कौन, चाणक्य। ठीक है, चाणक्य ने तक्षशिला गुरुकुल में यहीं से उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी और यहीं पे वो एक अध्यापक के रूप में कार्यरत रहे थे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि तक्षशिला उस समय पर एक महत्वपूर्ण विद्यालय के रूप में जाना जाता था। ठीक है, देखिए ये है अपना प्यारा सा भारत। देखिए ये है अपना प्यारा सा भारत। देखिए उतना अच्छा तो नहीं बनेगा लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं कि आपको एक बेहतर। देखिए ये मान लीजिए अपना भारत हो गया। अब यहाँ पर उस समय जो था ये गांधार महाजनपद था। ठीक है, गांधार, इस गांधार जो महाजनपद था इसकी राजधानी थी तक्षशिला। और इसी तक्षशिला नामक जगह पे एक विद्यालय था जिसका नाम था तक्षशिला विश्वविद्यालय। इस तक्षशिला विश्वविद्यालय में चाणक्य जो थे ये प्रोफेसर के रूप में वहाँ काम कर रहे थे। ठीक है, ये बच्चों को राजनीति शास्त्र पढ़ाते थे। ठीक, तो यही चाणक्य जो है इतिहास में बहुत सारे मतलब घटनाएं इनसे रिलेटेड है। चाणक्य के द्वारा धनानंद के सत्ता को समाप्त करके एक नए राजवंश की स्थापना किया गया था जिसे हम लोग मौर्य वंश के नाम से जानते हैं। और यही मौर्य वंश आज हमें पढ़नी है, इसी मौर्य वंश के बारे में। ठीक है, चलिए, तो इसमें चाणक्य का अन्य नाम क्या हो जाएगा, तो चाणक्य के अन्य नाम क्या था, तो ये भट्ट स्वामी नहीं होगा, विष्णुगुप्त ये हो जाएगा आपका, राजशेखर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो ऑप्शन नंबर बी है विष्णुगुप्त ये करेक्ट हो जाएगा। तो चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है या फिर कौटिल्य के नाम से जाना जाता है या फिर ये चाणक्य के नाम से, तो इस तीन नाम से चाणक्य को जाना जाता है। अगर आपसे पूछ दे कि चाणक्य के पिता का क्या नाम था, चाणक्य के पिता श्री का क्या नाम था, तो इसके पिता का नाम था गुनी। ठीक है, तो ये अपने आप को गुनीपुत्र चाणक्य कहते थे। ठीक है, ये गुनी के पुत्र थे, ये कौन, चाणक्य। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी समझ में आया होगा। चलिए आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि वह कौन ऐसा शासक था जिसने बैठने के लिए राजगद्दी पे, ठीक है, अपने बड़े भाई की हत्या कर दिया था। ठीक, देखिए तो ये जो भी है ये संबंधित किससे है, तो ये मौर्य वंश है। सुसीम था कौन, सबसे पहले आप सुसीम के बारे में जानिए। तो सुसीम बिंदुसार का पुत्र था। किसका, बिंदुसार का। एक है बिंबिसार,
एक है बिंबिसार जो हर्यक वंश से संबंधित है, एक है बिंदुसार जो मौर्य वंश से संबंधित है। तो मौर्य वंश का ये शासक था, ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनता है 323 ईसा पूर्व में, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य 323 ईसा पूर्व में राजा बनता है। जब ये राजा बनता है तो कुछ समय तक शासन करता है। उसके बाद 298 ईसा पूर्व में ये जैन धर्म को अस्वीकार करके, माफ़ कीजिएगा, एक मिनट रुक जाइए बस हम तो सुनिए ना, उस फ्लाइट मोड में ही डालते, समस्या ही दूर। चलिए आइए, कहाँ थे हम? हाँ, ये 298 ईसा पूर्व की हम बात कर रहे हैं, ठीक, 298 ईसा पूर्व की हम बात कर रहे हैं। ये 298 ईसा पूर्व, इस समय ये चंद्रगुप्त मौर्य जो था जैन धर्म को अपना के संन्यास के लिए चला गया, संन्यास ग्रहण कर लिया, ठीक है। इसके बाद ये बिंदुसार बना मगध का राजा, ठीक है। इसके बाद कौन मगध का राजा बना? तो ये बिंदुसार बना, ठीक। और इसी बिंदुसार के पुत्र था सुसीम। इस बिंदुसार के कई सारे पुत्र थे, ठीक है। कहा जाता है कि लगभग 100 के आसपास इसके पुत्र थे, ठीक। उसमें इसका सबसे बड़ा बेटा सुसीम था। तो सुसीम को जो है ना, ये बिंदुसार कश्मीर के राज्यपाल नियुक्त किया था। सुसीम को बिंदुसार कहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया था? तो कश्मीर का राज्यपाल नियुक्त किया था। इसी को मार दिया कौन? तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, तो ये सॉरी अशोक हो जाएगा, ठीक। इसका आंसर ये अशोक हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अजातशत्रु नहीं होगा क्योंकि ये हर्यक वंश का शासक है। कनिष्क नहीं होगा, कुषाण वंश का शासक है। सिमुक ये भी नहीं होगा, ठीक। ये सिमुक भी लगभग सातवाहन वंश के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये सब नहीं होंगे, हमारे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे अशोक, ठीक है। अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दिया था राजगद्दी पाने के लिए। देखिए बिंदुसार ये जो मरा था ना, कब मारा था? तो बिंदुसार की हत्या हो गया था 273 ईसा पूर्व में, ठीक। 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की हत्या हो गया था, ठीक। लेकिन ये जो बिंदुसार है, ये 273 में इसकी कल्याण तो हो गया, लेकिन इसके बाद 4-5 सालों तक कोई भी मतलब की हरकत नहीं होता, लगभग 4 साल तक। 4 साल के बाद 269 में राजा बनता है अशोक। तो ये 4 साल क्या कर रहा था अशोक? तो यही जो भी बिंदुसार के बेटे थे ना, उन सभी बेटों को मार रहा था। मतलब अशोक अपने भाइयों को एक तरफ से हत्या कर रहा था, और हत्या करने के बाद सुसीम जो है ये मगध के राजगद्दी पे बैठता है, मौर्य वंश का अगला शासक बनता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अशोक, ठीक। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पली पत्नी होगा यहाँ, ठीक है। यहाँ पली लिखा गया, ये आप पत्नी कर लेंगे। देखिए निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन सी थी जिसने उसको प्रभावित किया था? मतलब कहने अशोक की कई 4-5 पत्नियां थी, तो इसमें से कौन ऐसी पत्नी थी जो अशोक को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था? मतलब अशोक जिससे सबसे ज़्यादा प्रेम करता था, जिसके सबसे करीब था। तो यहाँ पर वो हो जाएगा चंडालिका नहीं होगा, ये चारुलता नहीं होगा, गौतमी नहीं होगा, उसका नाम था कारुबाकी, ठीक है। कारुबाकी, ये जो कारुबाकी है, ये कारुबाकी का प्रभाव बहुत ज़्यादा था अशोक के ऊपर। अशोक के प्रिय पत्नी में ये गिनी जाती थी, ठीक है। अशोक के कई सारे शिलालेख आए थे, ठीक है, जिसमें एक लघु शिलालेख है, ठीक है, लघु शिलालेख के रूप में है, ठीक। उसके बाद ये चतुर्दश शिलालेख है, ठीक। तो लघु जो शिलालेख है, ये लघु शिलालेख, ये टोटल 7 लघु शिलालेख है, ठीक। जो बड़े चतुर्दश शिलालेख है, ठीक है, ये चतुर्दश शिलालेख कितने हैं? तो ये आपको 14 मिल जाएंगे। तो ये जो लघु शिलालेख है ना, इस लघु शिलालेख में जो दूसरे नंबर का शिलालेख है, ये जो दूसरे नंबर का शिलालेख है, इस दूसरे शिलालेख में कारुबाकी की चर्चा किया गया। तो ये अगर आपसे पूछ दे कि कारुबाकी की चर्चा अशोक ने किस शिलालेख में किया है, तो दूसरे शिलालेख में, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? ठीक है, तो अशोक जो है ना, ये अपना नाम देवनाम प्रियदर्शी रखता था, ठीक। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मौर्य सम्राट अशोक, ठीक। जहाँ भी देखिए पहले स्टार्टिंग में जितने भी अभिलेख मिले थे ना, जितने भी अभिलेख मिले थे, उन सभी अभिलेखों में अशोक का नाम ये देवनाम प्रियदर्शी था, ठीक है। मतलब कि देवनाम प्रियदर्शी जो ईश्वर को सबसे ज़्यादा प्रिय हो, ठीक। ऐसे करके कुछ अशोक ने अपना नाम रखा था, ठीक। तो देवनाम प्रियदर्शी किसका नाम था? अशोक का नाम था, ठीक। एक राजस्थान से अभिलेख मिले थे, जिस अभिलेख में शायद भबड़ू अभिलेख था। उस भबड़ू अभिलेख में अशोक के नाम ओरिजिनल अशोक के रूप में लिखा गया था, बाकी कहीं भी अशोक नहीं लिखा गया था, बाकी जगह इसका नाम देवनाम प्रियदर्शी लिखा गया था, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा, कौटिल्य
चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य या चाणक्य? कौटिल्य या चाणक्य, ये दोनों एक ही का नाम है। ये पूछा जा रहा है हमसे किसका प्रधानमंत्री था, ठीक है। तो किसका प्रधानमंत्री हो जाएगा? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि धनानंद को मारने के लिए चाणक्य ने इस चंद्रगुप्त की सहायता ली थी, और चंद्रगुप्त के सहायता से चाणक्य ने किसको मार दिया था? धनानंद को। और नंद वंश की समाप्ति करके किसकी स्थापना किया था? तो मौर्य वंश की स्थापना किया था किसने? चाणक्य ने, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ये इसका प्रधानमंत्री था। देखिए, चाणक्य जो है चंद्रगुप्त का ही प्रधानमंत्री था। इसके बाद जो ये बिंदुसार आया, ठीक है, इस बिंदुसार का भी प्रधानमंत्री रहा, ठीक है। बिंदुसार के प्रधानमंत्री रहने के बाद में चाणक्य जो है अशोक के समय भी था, ठीक है। जब अशोक राजा था उस समय भी था। मतलब कई सारे ये राजवंशों को देखे हुआ है ये चाणक्य। चंद्रगुप्त मर गया, बिंदुसार मर गए, अशोक मर गए, तब तक ये था कौन? चाणक्य, ठीक। तो चाणक्य काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति है। चाणक्य से एक पुस्तक पूछा जाता है कि चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए। तो जब भी चाणक्य से पुस्तक के बारे में आपसे पूछे ना, तो याद रखिएगा चाणक्य के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था अर्थशास्त्र। क्या नाम था? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा था किसने? चाणक्य ने, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। अर्थशास्त्र, ये अर्थशास्त्र जो था ना, इकोनॉमिक्स नहीं था ये अर्थशास्त्र। इसमें पॉलिटी के बारे में, राजनीति के बारे में जानकारी दिया गया था चाणक्य के द्वारा। तो ये अगर आपसे पूछ दे कि ये अर्थशास्त्र में किस सब्जेक्ट की जानकारी है, तो राजनीति शास्त्र की, ठीक। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार किया था? कलिंग विजय, ठीक है। ये कलिंग विजय आपसे पूछा जा सकता है, कलिंग विजय कब हुआ था, ठीक है। तो ये कलिंग विजय आप याद रखेंगे कब हुआ था? तो कलिंग विजय हुआ था 261 ईसा पूर्व में, ठीक है। 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय हुआ। जब कलिंग पर अशोक आक्रमण किया था तो उस समय कलिंग का राजा कौन था? तो उसका नाम था नंदराज, ठीक है। ये नंदराज कौन था? तो कलिंग का राजा था। कब? जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। कब किया था? तो 261 ईसा पूर्व में किया था, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद ये एक और पूछा जाता है कि कलिंग की राजधानी क्या थी, ठीक। तो ये तोसली नाम का जगह था जो कलिंग की राजधानी थी। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कलिंग से, ठीक है। अब कलिंग की जो लड़ाई हुआ था ना, इस युद्ध में अशोक ने बहुत ज़्यादा मतलब कि अपना आक्रामक रूप दिखाया था, ठीक है। और बाद में जब युद्ध खत्म हुआ और अशोक भ्रमण कर रहा था कलिंग का, ठीक है, इस राजमहल का, तो अशोक को जो है ना ये देख के बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अफसोस हुआ। और उसी दिन से अशोक ने ये तलवार उठाना बंद कर दिया, युद्ध वगैरह करना बंद कर दिया और शांति के जीवन जीना चाहा। तो शांति के जीवन जीने के लिए अशोक, ठीक, सोच रहा था कि हम शांति के जीवन कैसे व्यतीत करें। तो उसी के महल में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था निग्रोथ, ठीक है। कौन था? तो ये निग्रोथ नाम का व्यक्ति था। अशोक देखा करता था कि निग्रोथ जो है ना बहुत ही शांत स्वभाव से रहा करता था, ठीक। तो एक दिन जाके अशोक पूछता है कि तुम इतने शांत स्वभाव से कैसे हो? तो वो निग्रोथ बताता है कि जो भी व्यक्ति बौद्ध धर्म को अपना लेता है ना, उसको अपने आप सुकून मिलती है, ठीक है। वो खुद ब खुद शांति के राह पे चला जाता है, ठीक है। तो इससे प्रेरित होकर अशोक बोला इसको, निग्रोध को, कि हमें भी बौद्ध धर्म सिखा दो। निग्रोध बोला कि महाराज, हमें बौद्ध धर्म के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। अगर आपको बौद्ध धर्म के बारे में सीखनी है तो चलिए हम अपने गुरु के पास ले चलते हैं। और इसने अपने गुरु के पास ले गया था जिसका नाम था उपगुप्त, ठीक है। और इस उपगुप्त के पास गया अशोक, तो अशोक को उपगुप्त ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। तो यहाँ से पूछा जाता है कि ये बौद्ध धर्म की प्रेरणा किसने दिया था अशोक को? तो प्रेरणा मिला था निग्रोध के द्वारा। इसने बोला था कि आप स्वीकार कर लीजिए बौद्ध धर्म, लेकिन बौद्ध धर्म सिखाया कौन? तो बौद्ध धर्म उपगुप्त सिखाया था, ठीक है। ये निग्रोध था कौन? तो ये याद रखिएगा अशोक का भतीजा था, ये अशोक का भतीजा था। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? ये सांची जो है क्यों फेमस है, किस लिए फेमस है, ठीक है। तो सब लोग को पता होगा कि सांची क्यों फेमस है। सांची के स्तूप सब लोगों ने सुना होगा, ठीक है। सांची के स्तूप के बारे में हर किसी ने सुना होगा। किसके बारे में? सांची के स्तूप के बारे में, ठीक है। अब ये सांची के स्तूप है कहाँ? तो ये आपके पड़ेंगे मध्य प्रदेश यानी MP में, ठीक है। स्तूप क्या होता है? तो ये स्तूप जो है बौद्ध धर्म में ये मृत्यु का जो निर्वाण होता है, उस निर्वाण का संकेत माना जाता है, चिन्ह माना जाता है, ठीक है। जब भी आप लोग कहीं जाते होइएगा तो ये उल्टा कटोरा के रूप में ऐसे करके स्तूप वगैरह आप लोग देखेंगे,
ठीक है, ऐसे करके आपको स्तूप देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये स्तूप आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, ये जो स्तूप है ये किससे संबंधित है? ठीक, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, ठीक है। सांची किस लिए फेमस है? स्तूपों के लिए फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है। सांची हो गया, अमरावती हो गया, ये इसी के लिए ही फेमस था, स्तूप के लिए। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, कुछ मिस्टेक हुई है, 8 नंबर क्वेश्चन गायब है यहाँ से। चलिए कोई बात नहीं, अगला देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? आपसे पूछ रहा है कि मौर्य वंश का शासक नहीं है। सबसे पहले हम छाटेंगे कि इसमें कौन ऐसे शासक है जो मौर्य वंश के नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अजातशत्रु। देखिए ये किस वंश से संबंधित था? तो हमने बताया था आपको कि अशोक हर्यक वंश से संबंधित है, हर्यक वंश से। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे मौर्य वंश से। ठीक, उसके बाद अशोक, ये भी आपके हो जाएंगे मौर्य वंश से। उसके बाद बिंदुसार, ये भी आपके हो जाएंगे मौर्य वंश से। सबसे पहले कौन आया था? चंद्रगुप्त आया था। कब आया था? 323 ईस्वी में आया था। ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व में आया था। ठीक, अशोक कब आया था? तो अशोक ये राजा के रूप में 269 ईसा पूर्व में आया था। ठीक है, 269 ईसा पूर्व में। ठीक है, बीसी में। उसके बाद बिंदुसार कब आया था? तो ये आया था 298 ईसा पूर्व में, जब मृत्यु हो गया था चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? कौन ऐसे शासक है जो मौर्य वंश से संबंधित नहीं है? तो बाकी ये तीनों तो मौर्य से संबंधित है, एकमात्र अजातशत्रु है जो मौर्य वंश से संबंधित नहीं है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद किया था? ठीक है, चंद्रगुप्त के जो शासन विस्तार हुआ था किसने मदद किया था? तो स्टार्टिंग में हम आपको बताए थे कि ये जो चाणक्य थे, ठीक है, इस चाणक्य के शिष्य था ये चंद्रगुप्त। ठीक है, चाणक्य का शिष्य था चंद्रगुप्त। तो ये दोनों गुरु चेला मिल के मौर्य वंश की स्थापना किए थे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को साम्राज्य विस्तार करने के लिए, ठीक है, मतलब इस साम्राज्य विस्तार में सबसे ज़्यादा किसी ने हेल्प किया था? तो चाणक्य ने किया था। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ये उपगुप्त उमागुप्त है, ये उपगुप्त किससे संबंधित था? उपगुप्त। तो उपगुप्त अशोक से संबंधित है, जिसने बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया था अशोक को। ठीक है, सुधोधन किससे संबंधित है? ठीक है, तो याद कीजिए सुधोधन के बारे में हमने आपको बताया था कि महात्मा बुद्ध के, ठीक है, महात्मा बुद्ध के पिताश्री का नाम था सुधोधन। ठीक है, महात्मा बुद्ध के पिताश्री का नाम था क्या? सुधोधन। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। उधर जो 8 नंबर छूट गया था हमने इधर ऐड कर दिए हैं। चलिए देखिए, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? मुद्रा राक्षस, ठीक है, मुद्रा राक्षस एक पुस्तक है। मुद्रा राक्षस एक पुस्तक है जिसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक के रूप में जाना जाता है विशाख दत्त को। ये विशाख दत्त के रूप में जाना जाता है किसको? मुद्रा राक्षस को। ठीक है, मतलब सॉरी, विशाख दत्त के पुस्तक के रूप में देखा जाता है मुद्रा राक्षस। ये मुद्रा राक्षस पुस्तक कौन लिखा था? विशाख दत्त। इस मुद्रा राक्षस पुस्तक में लिखा क्या गया था? इसमें नंद वंश के पतन के बारे में लिखा गया, नंदों के पतन के बारे में लिखा गया है, नंदों के। ठीक है, और ये जो मौर्य वंश है जिसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, इस राजवंश के उदय के बारे में लिखा गया है। ठीक, तो अगर आपसे पूछे कि नंद वंश के पतन और मौर्य वंश के उदय के बारे में किस पुस्तक में चर्चा किया गया है, तो मुद्रा राक्षस में किया गया है। इस मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो यही है विशाख दत्त। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो आज के सेशन में हमने ये 10 क्वेश्चन देखे। ठीक, इस 10 क्वेश्चनों में काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको ये चंद्रगुप्त मौर्य से, मतलब मौर्य वंश से संबंधित है, मौर्य से, अशोक से, इन लोगों से संबंधित था। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आज के एक क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क है। आपको बताना है कि ये जो अशोक था, इसने राजा बनने के लिए, अशोक राजा बनने के लिए कितने भाई को मारा था? अशोक राजा बनने के लिए
कितने भाई की हत्या किया था? ठीक, अगर आपसे पूछे कि अशोक राजा बनने के लिए कितने भाइयों की हत्या किया था, ठीक है, तो यही आपको बताना है। ठीक है, याद कीजिए, हमने आपको बताया था कि 273 में बिंदुसार मर गया, लेकिन अशोक राजा बना 269 में। तो इस बीच में यही अपने भाइयों को सफाया कर रहा था। कई गो भाई था अशोक का जिसकी हत्या करके राजा बना था? ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देनी है इसकी। ठीक है, चलिए, अगर आपको नहीं पता होगा तो गूगल करके, ठीक है, बताइए। ठीक, हम भी तो देखिए आप लोग कितना एक्टिव है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग अगले चैप्टर में कुछ अलग से कुछ क्वेश्चन लाएंगे। ठीक, चलिए, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा। आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।